सो एपिसोड 1 इसमें हम बात करेंगे कि ऑटिज़्म है क्या। और ये किस तरह से दूसरे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ यानी कि जो बीमारियां बचपन से लेके सारी उम्र साथ रहती हैं उनसे डिफरेंट कैसे, या मेंटल रिटार्डेशन से डिफरेंस कैसे है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से डिफरेंट किस तरह से। सो 3 सिम्टम्स हैं ऑटिज़म के। जब सबसे पहला तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन। तो 40% बच्चे, तो 30 to 40% बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है सारी उम्र नहीं बोलते, यानी नॉन वर्बल होते हैं। तकरीबन 30% ऐसे होते हैं जो बोलते तो हैं, उनको बोलना आता भी है, लेकिन वो वही बातें रिपीट करते जाते हैं जो उन्होंने जैसे सॉन्ग सुने हैं, या उन्होंने क्वेश्चन आप करोगे तो वही रिपीट करेंगे। और बाकी 30 to 40%, लाइक 30% जो रह गया वो ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी वो बात तो कर सकते हैं, बात का जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारी बातें डायरेक्टली, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ना हो तो वो समझ नहीं सकते। जब बिल्कुल, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस तरह से मैं कहूँगी कि जिस तरह जब बच्चा स्माइल करता है या आप उसकी तरफ देखते हो तो आई कांटेक्ट करता है, मतलब आंखों में आंखें डालता है। 6 महीने का बच्चा जो है वो आपकी तरफ देखता है, स्माइल देता है, रिस्पॉन्स देता है, उठाने के लिए जिद करता है। तो जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करते जो दूसरे बच्चे कर रहे होते हैं, किसी तरह से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या बल्कि ये बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं। अगर आप उनको उठाओ या गोद में उठाओ या पकड़ने की कोशिश करो तो रोना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मसला। फिर सोशल इंटरेक्शन का, वो जो बच्चे हाई फंक्शनिंग भी होते हैं, यानी जो बात भी कर सकते हैं और काफ़ी अपने सारे काम भी खुद कर सकते हैं, उनमें भी सोशल इंटरेक्शन या उनको दोस्त बनाना नहीं आता, उनको नहीं समझ में आता कि किस तरह से बात शुरू करें। तो दोस्ती करना, स्माइल करना, प्लीज़ एंड थैंक यू कहना, वो बातें उनको समझ में नहीं आती। स्ट्रेंजर्स से ऑफ कोर्स स्ट्रेंजर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, या पेरेंट भी को भी स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। ऐसे लग रहा होता है जैसे कम्प्लीटली इग्नोर करें। जैसे आप उनको स्कूल पिक करने गए हो और कोई बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है पेरेंट्स को देख के, या थोड़ी सी स्माइल आती है कि मेरे पेरेंट्स आ गए लेने के लिए, वो आप कुछ भी नहीं देखेंगे, वो आपको देखेगा और वो आपकी तरफ चलता हुआ आ जाएगा। लेकिन वो जो खुशी का इजहार है या एक्साइटमेंट है माँ बाप को देख के, और जिस वक्त आप उसको स्कूल छोड़ के निकल रहे हैं तो भी हो सकता है वो बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर दे कि है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन उसका नॉर्मल नहीं होता। और जो तीसरा सिम्टम जिससे सबसे पहले आप नोटिस करोगे वो होता है बिहेवियर चैलेंज। तो उसमें उनको स्टिमिंग कहते हैं, या और उनकी रीज़न जो है वो सेंसरी प्रोसेसिंग होती है, यानी जो उनकी 5 सेंसेस हैं प्लस 2 और सेंसेस मैं आपको बताऊंगी कि जिनमें प्रॉब्लम होती है कि या तो वो बहुत हाईली रिएक्टिव होती हैं, ओवर रिएक्टिव होती हैं, या अंडर रिएक्टिव होती हैं। यानी उनकी या तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं 5 सेंसेस जो मेन है उसमें करते हैं कि अगर हियरिंग है तो या तो उनको बहुत ऊंचा सुनाई दे रहा है, कुछ आवाज़ें उनको बहुत ऊंची, यानी दूसरे कमरे में किसी ने प्लास्टिक का कागज़ को, रैपर को क्रश किया है तो वो उसको आवाज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करेगी। और यहीं पे कोई काम हो रहा होगा और उसको आवाज़ नहीं आ रही होगी। कोई बहुत डिफरेंट पिच पे जो आवाज़ें होती है वो बहुत तकलीफ दे होती हैं, और वो कानों पे हाथ रख के सर हिलाना शुरू कर देंगे, या रॉकिंग करना शुरू हो जाएंगे, या अप एंड डाउन छलांगे मारना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो शोर उनको बॉदर कर रहा है जो आपको पता भी नहीं चल रहा। घड़ी की टिक टिक हो गई, एक बजिंग साउंड होती है ट्यूबलाइट में जो कि आपको बॉदर नहीं कर रही लेकिन उसको कर रही है। सेम विद सेकंड सेंस पे आएंगे, विजन पे, कि आप देखोगे कि आंखों के आगे ना हाथ ऐसे फ्लिप कर रहे हैं। एक तो आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, वो उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है। ये लाइट को वो करने के लिए कि उनको वो मज़े का लगता है जब लाइट डिफरेंट तरीके से पड़ी होती है, या वो लाइट को अवॉइड कर रहे होते हैं, और या फिर वो ये चाह रहे होते हैं कि वो इस बीच में से, उंगलियों के बीच में से लाइट छन छन के आए। कई दफ़ा ट्यूबलाइट या कोई लाइट फ्लिकर कर रही होती है जो हम नोटिस नहीं करते क्योंकि हमारी विजन उतनी सेंसिटिव नहीं होती। बाज़ औक़ात वो मतलब इस तरह उनको बॉदर करते हैं कि बहुत ब्राइट कलर्स, डार्क कलर्स, वो कपड़े पहनने में भी बॉदर करते हैं और देखने में भी उनको बॉदर करते हैं, और वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और उस वक्त इनकी ये जो स्टिमिंग है और ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा सामने आने लगते हैं। अब
तो हमने ऑडिटरी हो गई, सुनाई देने की, आँखों की हो गई, लाइट्स अगर डिम कर दें, बहुत ब्राइट कलर्स और बहुत बजने, वो ऐसी लाइट्स जो बहुत फ्लिकर कर रही हैं, वो उनको बहुत बॉदर कर रही होती हैं। बट हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा जिसको ऑटिज़म है वो दूसरे से डिफरेंट है। तो एक बच्चे के की वो सेंस ठीक कम रिएक्टिव होगी और दूसरे की बहुत डिफरेंट होगी। तो आपको अपने बच्चे को जानने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको ये समझना है कि वो उसको कौन सी चीज़ बॉदर करी है और किस वक्त वो फिर स्टिमिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है। फिर टेस्ट, बहुत पिकी होते हैं खाने में, फिर टेस्ट के साथ टेक्सचर मुंह में खाने का जाता है, वो बॉदर करता है। यानी सख्त है या जो ग्रीनी है या बहुत सॉफ्ट स्मूथ है वो पसंद है, तो वो उस तरह का उनको अपनी टेक्सचर जिस चीज़ का पसंद आता है या टेस्ट पसंद आता है सिर्फ वो वही खाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे विद ऑटिज्म बहुत ज़्यादा पिकी होते हैं खाने के बारे में। टच का उनको वेरी सेंसिटिव, और वही बात है कि या हाइपो सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव। सो हाइपर सेंसिटिव होंगे तो हल्का सा टच किया तो उछल के ऐसे जाएंगे जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा है, और जैसे शोल्डर पे टच किया तो एकदम से चौंक के छलांग मार के दूर हो जाएंगे। और या फिर हाइपो सेंसिटिव होंगे कि उनको बार बार दिल चाहेगा कि भींच के ना अपने आप को कोई उनको प्रेशर दे, उनको प्रेशर की बहुत ज़्यादा नीड महसूस होगी, और वो नीड के लिए वो अपने आप को काटेंगे, स्किन को खींचेंगे, चुटकियाँ किसी तरह से कि उनका वो स्किन के ऊपर जो उनको प्रेशर चाहिए वो उनको मिल सके। बाज़ औक़ात ये बहुत ही छोटी सी चीज़ से ये चीज़ सॉल्व हो जाती है कि एक बहुत हैवी बॉल आता है, वेटेड बॉल, वो गोद में रख दो तो एकदम से सुकून आ जाएगा। एक वेटेड वेस्ट आती है जो जिसके अंदर बहुत हैवी वो कोई मटेरियल पड़ा होता है, वो पहना दो और एकदम से उनको सुकून आ जाएगा, जैसे उनके मसल्स के ऊपर, स्किन के ऊपर वो प्रेशर पड़ेगा। एक वेटेड स्नेक आता है, क्लासरूम्स में हम समटाइम्स बच्चों की गोद में वो स्नेक रख देते हैं या शोल्डर्स पे वो स्नेक डाल देते हैं, बड़ा सा जो बहुत हैवी होता है, और उससे उनको काम डाउन हो जाते हैं। दो सेंसेस और जो हैं, स्मेल की सेंस बहुत समटाइम्स स्ट्रांग होती है और बहुत ज़्यादा उनको बॉदर करती है। तो आपने परफ्यूम्स ध्यान रखें कि परफ्यूम्स वो जो स्प्रेज होते हैं घर में वो ना लगाएं, इंसेंस स्टिक्स जो वो जो अगरबत्ती टाइप की चीज़ें वो नहीं जलाएं, वो जो एयर फ्रेशनर्स होते हैं वो स्प्रे ना करें। सबसे पहले तो उनके केमिकल्स ही हार्मफुल होते हैं। वो जब हम अगली वीडियो में जब मैं उसकी कॉजेज़ की बात करूँगी तो उस वक्त हम उन स्प्रेज़ की बात करेंगे जो घर में किए जाते हैं और जो कि जब इनहेल करने हैं किसी के लिए भी हार्मफुल हैं। ये हमने 5 सेंसेस। तो परफ्यूम से बहुत तंग होते हैं हमारे स्कूल्स में, क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो वो स्कूल्स में बिल्कुल मना है कि कोई भी टीचर परफ्यूम या कोई भी परफ्यूम लगा के एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि ये बच्चे बहुत उससे सेंसिटिव होते हैं। और फिर 2 और सेंसेस हैं जिसके बारे में यूजुअली बात नहीं होती, जो हमारे जिन बच्चों को ऑटिज्म है वो उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। एक है वेस्टिबुलर। सो वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो कानों के अंदर होता है और वो इंसान का बैलेंस ठीक रखता है। जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है समटाइम्स वेस्टिबुलर सिस्टम क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर होता है, तो वो स्लाइड नहीं ले सकते, क्योंकि एनीथिंग जो इंक्लाइंड है या टेढ़ी है उसके ऊपर उनको चलते हुए डर लगता है। उनको ज़मीन पे फ़र्क नहीं नज़र आता कि जो स्टेप है वो 2 फुट नीचे या 6 इंच नीचे, यानी मैं 1 पाँव नीचे रख के नीचे उतर सकता हूँ या नहीं, ये उनको डिस्टेंस का समझ में नहीं आता। उसमें विजन का रीज़न भी हो सकता है, लेकिन डेप्थ की उनको एहसास समझ में नहीं आता। या सीढ़ियों पे चढ़ने से डर लगता है या किसी चीज़ के भी ऊपर चढ़ने से डर लगता है, और अपना बैलेंस कायम करने के लिए, और वो जो अनकंफर्टेबल फीलिंग कानों में और बैलेंस की हो रही होती है उसमें वो ट्रैम्पोलिन पे छलांग लगाने से उनको बहुत कंफर्ट मिलता है, या वैसे ही उछलने से वो स्टिमिंग उनकी इस तरह से नज़र आती है, क्योंकि उनके वेस्टिबुलर सिस्टम में प्रॉब्लम होती है और उसको वो काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती हैं। और एक लास्ट वन है प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम जो है वो मस्कुलर सिस्टम है। सर्टेन मूवमेंट्स मसल्स की करनी उनके लिए मुश्किल होती हैं। एक्सरसाइज, जैसे मैंने अपनी क्लास में 12-13 साल के बच्चों के साथ योगा करना शुरू किया, उनसे वो मूवमेंट्स होती ही नहीं थी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कर सकती है। एक सर्टेन वियर्ड तरह के से वो मूव करने की कोशिश करते हैं और उनको अपनी बॉडी का एहसास नहीं हो रहा होता कि ये किस तरफ जा रही है, यानी सॉर्ट ऑफ अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये भी प्रोप्रियोसेप्टिव उसमें ये स्पेस का भी आइडिया नहीं होता कि ये जो मेरे साथ
दूसरा है वो मेरे से कितना दूर है। तो वो यानी एक जो नॉर्मल आप डिस्टेंस रखते हो किसी दूसरे से बात करते हुए, या वो बहुत करीब हो जाएंगे आपके और या बहुत दूर होंगे, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे कितना करीब किसी के खड़े होकर बात करूँगा, तो उसको समझ में आएगी। यूजली डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 6 महीने के बाद पहले 1-2 सिम्टम्स नज़र आने ये शुरू होते हैं कि वो बच्चा आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या कुछ बच्चों के तो सिम्टम्स देर से स्टार्ट होते हैं, यानी जब वो पैदा हुए होते हैं तो वो बिल्कुल ठीक होते हैं और 1 साल के बाद सिम्टम्स नज़र आने शुरू होते हैं, तकरीबन 1 साल के अराउंड। और उसके बाद फिर जब उसकी वो भी हम एक और प्रोग्राम में बात करेंगे कि वैक्सीनेशंस लगनी शुरू होती हैं और उसके बाद सिम्टम्स नज़र आने शुरू होते हैं। तो एक ज़माने में लोगों ने ये भी समझा कि वैक्सीनेशन की वजह से ऑटिज़म हो रहा है, हालांकि वैक्सीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे ऑटिज़म हो। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ लगवाने भी बंद कर दी वैक्सीन, और वो बीमारियाँ जो MMR था, मीज़ल्स रूबेला, वो दोबारा यहाँ पे फैलने लग गई थी। तो वो उस वक्त फिर 1 से 2 साल के दरमियान सिम्टम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं कि वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एक दूसरे बच्चे के हैं वो ये नहीं दिखा रहा, उस तरह आपसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, आगे से स्माइल नहीं कर रहा, गोद में नहीं चढ़ रहा। तो फिर पेरेंट्स को फिक्र होती है और फिर ये कि डॉक्टर को दिखाएं और साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं और गेट द चाइल्ड डायग्नोस। और डायग्नोसिस इसलिए ज़रूरी है ताकि अर्ली डायग्नोसिस होगा तो अर्ली आप थेरेपीज़ और ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उससे बहुत इम्प्रूवमेंट आती है जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। अब जो रिस्ट्रिक्टिव रेपिटेटिव पैटर्न्स है उसमें सर्टेन कलर्स को, गाड़ियों को ऑर्डर में रखना, चीज़ों को बाय कलर रखना, थोड़ी सी भी रूटीन चेंज हो जाए तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाना, एक ही फ्लेक्सिबल नहीं होते, एक ही चीज़ को फॉलो में जो चेंज, जो रोज़ एक ही रूटीन हो तो उसमें कंफर्टेबल होते हैं, वो ना हो तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। इंटरेस्ट ऐसा कि एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड अगर एक चीज़ में है तो बस उसी की बात करते जाएंगे और हर वक्त वही चाहिए, और दूसरे का जब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो दूसरे बच्चे के इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि वो क्या चाह रहा है या वो क्या खेलना चाह रहा है, बस जो मेरे दिमाग में और मुझे चाहिए बस वही अपने इंटरेस्ट के ऊपर ही उसके गिर्द घूमते रहना है। लेकिन एट द सेम टाइम इन सारी डेफिसिट्स के बावजूद बहुत सारी स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग स्किल्स की, स्पेशल एबिलिटीज़, विजुअल स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं, म्यूज़िकल स्किल्स कुछ बच्चों में होती हैं, रीडिंग स्किल्स होती हैं, कुछ की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, कुछ कंप्यूटर में बहुत अच्छे होते हैं, मेमोरी एक्सेप्शनल होती है। और बिकॉज वो विजुअल थिंकर्स होते हैं तो उनको हर चीज़ अगर वो एक दफ़ा देख लें तो उनको ज़्यादा समझ में भी ज़्यादा आता है और याद भी ज़्यादा आता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल विद ऑटिज़म दे आर विजुअल थिंकर्स। आपको चांस मिले तो आप यूट्यूब पे टेम्पल ग्रैंडिंग की वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि उनको ऑटिज़म है एंड शी इज़ एन एडवोकेट फॉर ऑटिज़म नाउ। और वो बहुत देर से बोलना शुरू थी, 6 साल की उम्र में, और शी इज़ एन इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, एंड साथ वो उन्होंने PhD भी की हुई है और वो ऑटिज़म पे बात करती हैं। उनकी वीडियोस आप देखेंगे, उनके लेक्चर सुनेंगे और उनकी किताबें पढ़ें, थिंकिंग इन पिक्चर्स और इमर्जेंस, उससे बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपके बच्चे के जहन में क्या चल रहा है और उसको किस तरह से बात ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकती है। तो यहाँ आज मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकूंगी, और पार्ट 2 में हम कुछ कॉजेज़ की बात करेंगे कि ऑटिज़म होता क्यों है।